आपके साथ वक्ता दुबे। खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम के रूप में गुरुवार 4 जुलाई को 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इन 3 सालों में सीएम धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने सहित नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे तमाम बड़े फैसले लिए। तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए धामी प्रदेश में बड़े निवेश को भी आकर्षित करने में कामयाब रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी को 4 जुलाई 2021 को पहली बार बीजेपी आलाकमान ने राज्य की बागडोर सौंपी थी। युवा धामी के चयन और नेतृत्व क्षमता को लेकर तब तमाम तरह की अटकलों और चर्चाओं का दौर चला, लेकिन इरादों के पक्के धामी ने अपने छोटे से कार्यकाल से ही तब ये दर्शा दिया था कि वो लंबी रेस के लिए तैयार हैं। नतीजा ये रहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ जब राज्य की सत्ता में लगातार दूसरी बार कोई दल सत्ता में लौटा है। सीएम धामी ने अपनी दूसरी इनिंग की शुरुआत करने से पहले ही जनता जनार्दन से सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करने का वादा किया और इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनावों से पहले धामी ने इस निर्णय को धरातल पर उतारते हुए देश में वो कर दिखाया जो आज तक किसी राज्य में नहीं किया गया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। तो सीएम धामी के चर्चाओं में है कई फैसले। अब सवाल इसी बात को लेकर है कि कितना कारगर साबित हुए ये 3 साल। लैंड जिहाद पर कठोर कार्रवाई से भी नहीं हिचके सीएम धामी, विरोधियों के भी मुरीद हो चुके हैं। सीएम धामी के मुरीद बताए जा रहे हैं विपक्षी लोग, क्योंकि जहां तक जिस तरह से सीएम धामी ने अपने इन 3 सालों में तमाम कार्य करके दिखाए, आचार संहिता से लेकर तमाम ऐसे जो कानून थे, जो फैसले थे वो ऐतिहासिक रहे, वो कारगर कितने साबित हुए हैं। और अब 3 साल का ये जो वक्त रहा सीएम धामी का, ये ऐतिहासिक रहा, ये कितना कारगर साबित हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। मैं सबसे पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, दिल से उनका आभार करता हूं कि और साथ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने पार्टी के हाईकमान का, पार्टी नेतृत्व का, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का दायित्व सौंपा गया। मुझे जिम्मेदारी दी गई। निश्चित रूप से इन 3 वर्षों में ऐतिहासिक रूप से निर्णय लिए गए। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता ने पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद दूसरी बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमने भी पहले दिन से संकल्प लिया था, जो हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है, पार्टी की मूल अवधारणा है, उसको लेकर देवभूमि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। नौजवान युवाओं के लिए हमने जहां भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी बनाई, नकल का अध्यादेश लेकर आए और पिछले 3 वर्षों में 14,800 सरकारी पदों पर भर्तियां की गई। सीएम धामी के 3 साल बेमिसाल रहे हैं। क्या कुछ उनके काम रहे सीएम धामी के 3 साल के अंदर, लिए कई फैसलों की हो रही है चर्चा। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए धर्मांतरण कानून लाया गया। प्रदेश में दंगा रोधी कानून भी लाया गया है और लैंड जिहाद पर कार्रवाई करके देवभूमि उत्तराखंड में सुख शांति और अमन चैन सुनिश्चित किया गया। लैंड जिहाद के तहत प्रदेश में करीब 5,000 एकड़ सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30%
क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। आंदोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। निशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान योजना के तहत उत्तराखंड में 55 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान योजना के तहत 9,11,000 मरीजों का निशुल्क उपचार किया जा चुका है। उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना। नारी सशक्तिकरण योजना के तहत महिलाओं को में विभिन्न देशों के द्वारा 3.56 लाख करोड़ के 1,779 MOU हस्ताक्षरित हुए हैं। राज्य सरकार 20% करार को धरातल पर उतार भी चुकी है। तो ये 3 साल कितने कारगर रहे हैं और इन 3 सालों को कितना बेमिसाल माना जा रहा है। तमाम ऐसे फैसले रहे हैं सीएम धामी के जो चर्चाओं का विषय रहे। विरोधियों को भी उन्होंने अपना मुरीद बना लिया है। लैंड जिहाद पर कठोर कार्रवाई से भी सीएम धामी नहीं हिचके हैं। ऐसे में अब अतिक्रमण की बात करें तो उस पर भी उन्होंने कठोर कार्रवाई की। तमाम फैसले इन 3 सालों में लिए गए और ये कितना कारगर उत्तराखंड की जनता के लिए हुए हैं, यही आज जानने की भी कोशिश करेंगे। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रविंद्र कुमार, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रविंद्र जी। और शीशपाल सिंह बिष्ट, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत रविंद्र जी से करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी, देखिए इन 3 सालों में क्या कुछ चुनौतियां आपको देखने को मिली और ये कहा जा रहा है कि 3 साल बेमिसाल, क्या लगता है आपको उत्तराखंड की जनता के लिए आपकी सरकार कारगर साबित हुई है? देखिए, निश्चित रूप से कारगर साबित हुई है। इसी कारण से 2022 में पुनः 1 साल का ही कार्यकाल माननीय धामी जी को मिला था जी। कारगर था, तभी दोबारा से एक स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत का आशीर्वाद देवतुल्य जनता ने उत्तराखंड के दोबारा से दिया धामी जी के नेतृत्व में। और 2024 में 5 की 5 सीटों को दोबारा से देकर ये लगातार नया रिकॉर्ड बना दिया है कि लगातार 3 बार से उत्तराखंड राज्य में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतता आ रहा है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करता रहा है। ये हमारे कार्य करने की शैली को और जनता के बीच में लोगों के भलाई के लिए जो कार्य किए हैं उसको कहीं ना कहीं लोगों ने सराहा है, उसे स्वीकार किया है। उसी का ही परिणाम है कि जनता ने माननीय धामी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है। स्वीकारा ना कह के मैं कहूं कि उनको अपना लिया है। आज पूरे उत्तराखंड में धामी जी एक इस पहाड़ के एक युवा नेता के रूप में जिस प्रकार उभरे हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में उनको पसंद किया जाता है। जिस प्रकार से स्टार प्रचारक केंद्र द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उन्हें बनाया गया और विभिन्न जगहों में उनकी सभाएं लगवाई गई, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं इसके पीछे कारण है कि जनता के बीच में लगातार, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में काम हो। देखिए, पिछले 22 वर्षों में जितने रोजगार सभी पार्टियों के की रही हो उन्होंने दिए, उससे ज्यादा 1 साल में माननीय धामी जी के नेतृत्व में दिए गए रोजगार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में JRD टाटा मेमोरियल का एक सूचकांक जारी होता है, उसमें उत्तराखंड की स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं को लेते हुए अवार्ड दिया गया है JRD टाटा ने। आप लगाइए कि लैंड जिहाद जो लगातार इस प्रदेश के अंदर नासूर का बन रहा था, ऐसी जगहों को चिन्हित कर सरकारी भूमि हो, जंगल की भूमि हो, निजी भूमि हो, उनपे से इस तरीके के जो अतिक्रमण थे उनको छुटा के, क्योंकि इस राज्य के अंदर सीमित भूमि है, बहुत बड़ा एरिया जो है जंगल का है और हमारे पास बहुत कम भूमि है। ऐसी भूमियों को, ऐसी हमारी कीमती भूमियों को जो कब्जा कर रखा था, उसे छुड़वाने का कहीं ना कहीं काम किया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे
कानून को सबकी सहमति से लागू किया। आज महिलाओं को 33% क्षेत्रीय आरक्षण दिया हो, आंदोलनकारियों को तो इन सारे कामों को देखिए, इन सारे कामों को करने के लिए कहीं ना कहीं आपकी सरकार को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा। किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई, किस तरह से आपने, चाहे विरोधी रहे हो, चाहे फिर वहां के आसपास की जनता के मन में ही कभी कभी किसी चीज को लेकर इतनी आक्रोश हो जाता है, रोष हो जाता है सरकार के प्रति, इन सब से कैसे पार पाया? क्या चुनौतियां आपके सामने रही? जी देखिए, चुनौतियां तो लगातार आती रहती हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा, विपक्ष द्वारा जो भ्रम की राजनीति, झूठ की राजनीति जो पूरे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में मैं कहूंगा कि इस समय एक चलन बन गया है कि झूठ बोलो, कुछ भी बोलो, जनता के बीच में बोल दो झूठ और उसे जो है देखा जाएगा बात। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद करूंगा। इनकी इतनी बड़ी स्कीम, जिसे ये कहते थे लाख रुपए देंगे, उस 8500 रुपए की स्कीम को जनता ने यहाँ पे नकार दिया और जहाँ पे स्वीकार किया वहाँ लोग लाइन लगा के जा रहे हैं। और मैं अभी भी कहूंगा, देखिए, जिन लोगों ने इस लालच में वोट दिया वो भी अब पछता रहे हैं कहीं ना कहीं कि हमारे से गलती हो गई, हमने नहीं देना चाहिए था। तो ये जिस प्रकार से एक झूठ का नैरेटिव जो लगातार फैलाने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक्सपोज हो रहा है और आप जैसे पत्रकार भी इसे कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहे हैं और हम जैसे कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं इसे एक्सपोज। शीशपाल बिष्ट जी, देखिए 3 साल बेमिसाल के बारे में आज बात हो रही है। धामी सरकार में इतने कई काम किए गए जो खुद रविंद्र जी ने गिनवा दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है कि जब से 3 सालों की बात की जाए, जब से धामी सरकार का शासनकाल रहा, उत्तराखंड को बहुत नुकसान पहुंचा। कहां कहां नुकसान पहुंचा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन 3 सालों में उत्तराखंड को नुकसान पहुंचा है? अगर सर नुकसान होता तो जनता एक बार फिर से क्यों धामी सरकार को चुनती? देखिए वक्ता जी, मैं कहूंगा कि 7 साल युवा बदहाल, राज्य बेहाल, ये है इस राज्य की स्थिति। और लगातार बेटियां असुरक्षा की भावना से ग्रसित हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन सरकार के कान पे क्यों नहीं देख रही है। और भाजपा के मुख्यमंत्री हो, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, अन्य नेताओं अपने मियां मिठू बंदे अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य के बेरोजगारों से पूछिए, ये कह रहे हैं हमने सबसे ज्यादा रोजगार दे दिए। और बेरोजगार जो है लगातार धरने पे बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक में जो है हाकिम का हाकिम कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, उसका पता कीजिए। और अंकिता भंडारी के माता पिता न्याय की लड़ाई के लिए आज भी जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। और एनसीआर भी, ये कांग्रेस की कोई संस्था नहीं है, भारत सरकार की संस्था है जो महिला अपराधों पर आंकड़े जारी करती है। वो कहती है 21-22 में जो है 872 बेटियों के साथ रेप इस राज्य में होता है और 22-23 में बढ़ के 907 बेटियों के साथ रेप की घटना हो जाती है। और इस साल तो आप देखिए छड़ी लगी हुई है जो है बलात्कारों की। अभी हरिद्वार के बहादुराबाद में ही 15 वर्षीय बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई। राजधानी देहरादून के पटेल नगर में 12 वर्षीय बेटी सोच के लिए गई थी, उसके साथ रेप की घटना हो जाती है। 3 महिलाओं की लाश जो है यहाँ बड़ोवाला में मिलती है, जो है सरेआम रायपुर के जो है क्षेत्र में 3 नौजवानों पर फायर झोंक दिया जाता है, एक की मौत हो जाती है। अपराधी खुलेआम हथियार लेकर के सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। और पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि लगातार 272 नौजवान प्रत्येक दिन जो है यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है। तो न आप पलायन रोक पा रहे हैं, न युवाओं को आप रोजगार दे पा रहे हैं, न बेटियों को सुरक्षा दे पा रहे हैं। 2 इन्वेस्टर मीट की इस सरकार ने 7 सालों में, 2018 में और 2022 में, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? कोई उद्योग पहाड़ चढ़ा हो तो बताएं। केवल खातिर ठोक करके जो है विज्ञापन दिए जाते हैं, झूठे दावे किए जाते हैं कि साहब हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, इतने उद्योग पहाड़ चढ़ा दिए, लेकिन धरातल पर अगर गौर से लेकर के जाए तो बिष्ट जी, ये जितने काम गिनवा रहे थे अभी तमाम, ये झूठे हैं, फिर ये दावे झूठे हैं, ये कुछ काम नहीं किया इन्होंने। नहीं मुक्ता जी, आयुष्मान योजना की बात कर रहे थे। आयुष्मान योजना तो इस राज्य में पहले से चल रही थी। कांग्रेस की सरकार में 1,75,000 रुपए का इलाज होता था, धामी जी ने कृपा करके या जो भी भाजपा सरकार ने वो 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी। तो योजना तो पहले से थी ना। समान नागरिक संहिता का कानून लेकर आए, अतिक्रमणकारियों पर 25 लाख रुपए, राजस्थान में 25 लाख रुपए जो है इलाज दिया जा रहा था। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। कल ही के यहाँ दैनिक जागरण की मैं आपको कटिंग भेज दूंगा, बड़े बड़े अक्षरों में छपा हुआ है
कि 1011 प्राथमिक स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय नहीं है। आप बेटियों को शौचालय तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे। और आज ही के जागरण में अन्य समाचारों में प्रमुखता से छपा हुआ है कि जो है विद्यालय में अगर शौचालय है तो वह पानी नहीं है। आप बताइए कैसे जाए उन शौचालयों में? बिजली नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। जो राज्य शिक्षा के मामले में देश में दूसरे नंबर में आता था, आज उसके ये हालात है। आप बताइए। और भ्रष्टाचार का तो ये हाल है कि उद्यान विभाग का घोटाला ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। माननीय हाईकोर्ट को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े। जिस घोटाले को मुख्यमंत्री जी कहते थे, कौन सा घोटाला? शीशपाल जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आपके सवाल बहुत है और जवाब की अब जरूरत है सत्ता पक्ष से। तमाम घोटाले जो उजागर कर दिए, कांग्रेस के प्रवक्ता साफ तौर पर शीशपाल बिष्ट जी कह रहे हैं इतने भ्रष्टाचार आपने किए हैं, जिन कामों को आप गिना रहे हैं वो तो कहीं गिनती में है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की बात वो कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब दीजिए। अगर इतनी बेमिसाल है तो फिर इतनी शिकायतें क्यों है विपक्ष को? आखिर विपक्ष तो जनता की आवाज उठाएगा ना, गलत काम तो नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल जनता की आवाज विपक्ष को उठानी चाहिए और विपक्ष का काम ही ये होता है। हाँ। लेकिन जनता की आवाज ना उठा के इनका ध्यान सिर्फ कुर्सी पे है। हाँ। जनता इस बात को समझती है। देखिए, अपराध होना ये कहीं ना कहीं, देखिए, कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं करेगा और कोई भी इसको लेके इसका समर्थन नहीं करेगा। जो भी अपराधी है, किसी भी प्रकार का अपराधी है, किसी के साथ भी होता है, ऐसे अपराधियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। अंकिता भंडारी केस में क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है? जी सुन लीजिए ना, मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार से भी, चाहे वो भादराबाद की घटना हो, चाहे चंपावत की कल की घटना हो, चाहे अंकिता भंडारी की घटना हो, तमाम ऐसे अपराधों में जो भी अपराधी थे उन्हें तुरंत कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आगे पेश किया गया। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा। इनकी एक प्रवक्ता थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा, जिसने टीवी चैनल पे बैठ के स्पष्ट रूप से कहा, मेरे को कुंडी लगा के इनके दो बड़े नेताओं ने ऐसी मेरे साथ हरकतें करी जिसको मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन क्या इन्होंने उनको गिरफ्तार किया, कार्रवाई करी? बस यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी में अगर अपराधी किसी भी लेवल का हो, कैसा भी हो, अगर उसने गुनाह किया है तो उसकी सजा सलाखों के पीछे है, उसको जाना ही पड़ेगा। ये तो आपके इन्वेस्टर समिट पर भी सवाल उठा रहे हैं। शीशपाल बिष्ट जी कह रहे हैं अगर इतनी उपलब्धि आप बता रहे हैं तो आपको ये भी बताना चाहिए कि आयोजन के बाद प्रदेश पर कितना पैसा खर्च हुआ, कितना निवेश आया, कौन से विभाग में उद्योग लगे। मैं सारी बातों पे आ रहा हूँ। देखिए, मैं लगातार सारी बातों पे आ रहा हूँ। महिलाओं उत्पीड़न का सबसे बड़ा मामला इनकी ब्रांड एम्बेसडर थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की दलित लड़की थी, जिसको बुरी तरीके से राहुल गांधी के निवास स्थान पे पीटा गया उसके बाप के सामने। उसने शिकायत करी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह महिला उत्पीड़न। और देखिए, पलायन आयोग की रिपोर्ट है 2008 से लेकर 18 तक 1,18,981 लोग पलायन किया था। ये पलायन आयोग की रिपोर्ट है। शीशपाल बिष्ट जी चेक कर लेना। 2018 से 22 तक 2018 से 22 तक 28,531 लोगों का पलायन हुआ। कहीं ना कहीं पलायन में कमी आई है। और मैं एक और बात बता दूं, पिछले 3 साल में अगर पलायन हमारे पहाड़ से हुआ है, हमने कहीं ना कहीं उसको रोकने के भरपूर भरसक प्रयास किए। अगर पलायन हुआ है तो हमारे उत्तराखंड के शहरों में ही आया है। पहले यहाँ से उत्तराखंड से निकल के सीधा बेंगलोर, दिल्ली, चंडीगढ़ ऐसे रुकता था हमारा युवा। आज अगर आया है तो हमारे क्षेत्र में धामी जी का प्रयास है कि अपने शहर में ही अपने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इस ओर हमारा जो ध्यान लगातार चल दिया है। शीशपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और तीर्थाटन पर्यटन को लेके जिस प्रकार से नए नए स्पॉट बनाए जा रहे हैं, नई नई चीजें जो है बनाई जा रही हैं, उसमें स्थानीय लड़कों को रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध। शीशपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके? इन्होंने अभी एक नहीं सर वाला मसला, देखिए सुनिए, नहीं जवाब भी देने दीजिए ना सर। विद्यालय का मसला उठाया है कि पानी का नल जो है नहीं आ रहा। मैं आपको एक और बात बता दूं, इस प्रदेश में 11,380 कुल विद्यालय है प्राथमिक, जिसमें पेयजल वहीन सिर्फ 593 है, सिर्फ 593। ठीक है। और वो भी, ये भी मैं रिपोर्ट 2023-24 अगस्त की दे रहा हूँ। इसमें भी कुछ आंकड़े बड़े हैं।
तो आप जिस प्रकार से झूठ का नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं, मेरी कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, कांग्रेस के नियताओं से अपील है कि इस तरीके की 8500 रुपए, 1 लाख रुपए की स्कीम बता के लोगों को भरगलाना बंद करें, अन्यथा लोग आपके घरों में आके आपसे मांगेंगे हिसाब। ठीक है, नहीं तो सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन झूठ ना पूछिए। ठीक है, जवाब दे दीजिए सर। देखिए वक्ता जी, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि महिला अपराधों की बात कर रहे हैं। महिला अपराधों में आज ही के अखबारों में सुर्खियों में छपा है कि इन्हीं के नेता है हरबंस सिंह, भजन सिंह चीमा। उन्होंने कहा कि जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं वो बेटियों के छोटे कपड़े पहनने के कारण हो रही हैं। इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि फटी हुई जींस पहनने के कारण जो है महिला जो है अपराध बढ़ रहे हैं। तो ये तो इन लोगों की मानसिकता है और ये कह रहे हैं कि साहब अपराध हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस का खौफ अपराधियों में क्यों है? क्यों बेटियों के साथ बलात्कार की झड़ियां, क्यों हत्याएं हो रहे हैं, क्यों खुलेआम जो है डकैती की घटनाएं हो रही? सचिवालय के बगल में दिन दहाड़े 20 करोड़ की डकैती हुई और आज तक जो है माल बरामद नहीं होता। ये तो जो है अपराधों पे भी अपनी पीठ थपथपाने का काम करने वाले लोग हैं। महिला अपराधों पर इनको बोलने का क्या अधिकार है? देश की होनहार जो है खिलाड़ी बेटियां दिल्ली के दरवाजे पे धरना प्रदर्शन पर बैठी रही और ब्रजभूषण सिंह को निष्कासित करने की जदो हिम्मत में जुटा पाए हो। इन्हीं के भाजपा के प्रदेश कार्यालय में इनका महामंत्री संगठन संजय गुप्ता जो है महिला के साथ क्या क्या नहीं करता, जो है उस बेटी ने खुलेआम जो है आरोप लगाए, क्या कार्रवाई की इन्होंने? इसे जो है राज्य से बेदखल करने का काम किया। अंकिता के माता पिता आज भी इन्हीं के एक नेता का नाम ले रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि न्यायिक जांच करवाई, वो हिम्मत ये नहीं जुटा पा रहे। ये जब गिरते हैं, जब बेटियां जो है न्याय की मांग करती है, महिलाएं जो है न्याय की गुहार लगाती है, तो कांग्रेस को जो है घेरने के लिए अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं। जिस नेता को कांग्रेस पार्टी में न रहना हो, कांग्रेस को छोड़ना हो, तो कुछ न कुछ कहेगा और ऐसे अवसरवादी लोगों की जरूरत हमें है भी नहीं। लेकिन राज्य में ये लैंड जिहाद की बात करें, लैंड जिहाद कौन कर रहा है? इनका विनोद आर्य, इसके बेटे ने अंकिता आर्य, जिसने जो है अंकिता भंडारी के साथ दरिंदगी की, उसका जो है वनतारा रिसोर्ट किसमें बना भाई? वन भूमि में बना हुआ है। और तमाम भाजपा नेताओं के, रसूखदारों के जो कब्जे हैं उन पे कब बुलडोजर चलेंगे, उसको कब जो है आप अधिकरण मुक्त कराएंगे? आपको जो है अधिकरण के नाम पर गरीबी नजर आते हैं, बेघरी नजर आते हैं, मजलूम लोग नजर आते हैं। आपको जो है सरकारी अतिक्रमण नजर नहीं आता। आपको रसूखदारों के होटल, रिजॉर्ट, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान जो है अतिक्रमण नजर नहीं आते। ये तो इस प्रकार के लोग हैं जो न तो अपराधों को देख पा रहे हैं, जो न जो है अपने चहेतों के अतिक्रमणों को अतिक्रमण मानते हैं। भाई अपराध करें, वो अपराध की श्रेणी में ना। ठीक है सर, वक्त की कमी है, जल्दी से रविंद्र जी एक छोटी सी टिप्पणी दे दीजिए मुझे। तमाम बातें आप करते हैं, लेकिन साफ तौर पर शीशपाल बिष्ट जी तो आप ही को आईना दिखा रहे हैं। देखिए, मैं इन्होंने चीमा जी की बात उठी, मैंने भी सुबह अखबार में पढ़ा। अगर चीमा जी का पूरा बयान पढ़ते तो ये ऐसी बात ना करते। उन्होंने एक अपनी बात कही, ये नहीं कहा कि अपराध इसलिए होते हैं छोटे कपड़े पहनते। उन्होंने कहा कि कहीं ये बात तो लेकिन हैरानी मुझे इस बात को हुई, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुनव्वर हुसैन, उसने कहा अरे कि मुझे इस बयान पे आपत्ति है। अरे भाई, मैं तो हैरान रह गया। हुसैन बता रहा है इनके समाज की महिलाएं ऊपर से लेकर नीचे तक एक गाने नवाजे में ढकी होती है। सर, आपको लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधारना है? रविंद्र जी, शीशपाल बिष्ट जी, एक मिनट सर, ठीक है, वक्त कम है। आपको कैसे सुधारना है लॉ एंड ऑर्डर? इस पर ध्यान देने की बजाय आप एक दूसरे के बयानों को बता रहे हैं, महिलाओं को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। अरे ये महिलाओं की चॉइस है, महिलाओं पर छोड़ दीजिए। महिला क्या कर रही है, नहीं कर रही है, क्या पहनेंगी, आपका काम है कि आप इसको रोकें। ये ना कि ये किसी के कंधे पर बंदूक रखकर आप चला दे कि इसने ऐसे कपड़े पहने तो ऐसा हो गया। सर, अगर सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। किसने क्या पहना है, कौन क्या पहनकर चलेगा, ये महिलाओं की अपनी चॉइस है और इस पर आपको टिप्पणी करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत होनी चाहिए किसी भी पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।